डीएलएड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज विज्ञान का मैं तीसरा पेपर सॉल्व कर रहा हूं। आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है अ काजू, सेब, आम, अनानास। तो अगर आपको आ रहा है तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 विकल्प बी सेब आप लिख देंगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब देखिए, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि असत्य फल किसे कहते हैं। आंसर तो पूरा हो गया है। वे फल जिनका निर्माण अंडाशय के बजाय फूल के अन्य भागों जैसे कि पुष्पासन थैलेसम से होता है उसको असत्य फल कहते हैं। वे फल जिनका निर्माण अंडाशय से न हो के फूल के अन्य भागों जैसे पुष्पासन थैलसम से होता है उसे हम असत्य फल कहते हैं। असत्य फल के एग्जाम्पल सेब, नाशपाती, सहतूत, स्ट्रॉबेरी। एकदम बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा, सेब, नाशपाती, सहतूत, स्ट्रॉबेरी। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न जो कि पूछा गया है, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि है। दही से मक्खन को पृथक करने की विधि अगर आपको आ रही है तो बस इतना ही लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 द अपकेंद्रण। लेकिन अगर अपकेंद्रण की डिफिनीशन पूछी गई तब एक नंबर में अगर पूछा जाएगा तब दही से मक्खन अपकेंद्रीकरण विधि या मंथन विधि से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में दही को तेजी से घुमाया जाता है जिससे भारी छाछ नीचे बैठ जाती है, हल्का मक्खन ऊपर आ जाता है। तो आप जान लीजिए कि अपकेंद्रीकरण विधि में घनत्व का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। घनत्व का मतलब वस्तुएं भारी वस्तुएं जो है नीचे बैठ जाती हैं और हल्की वस्तुएं जो है ऊपर आ जाती हैं, इसी को अपकेंद्रण कहते हैं। लेकिन बेटा विज्ञान है, इस नाते थोड़ा सा आपको साइंटिफिक लैंग्वेज देनी पड़ेगी। दही से मक्खन अपकेंद्रीकरण विधि या मंथन विधि से अलग किया जाता है। अपकेंद्रीकरण विधि को ही मंथन विधि कहा जाता है। इस प्रक्रिया में दही को तेजी से घुमाया जाता है जिससे भारी छाछ नीचे बैठ जाती है और हल्का मक्खन ऊपर आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। अगर आपको आ रहा है तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 विकल्प अ अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसका सही आंसर होगा यदि आपको आ रहा है। लेकिन अगर एक नंबर में जो है पूछा जा सकता है अति लघुत्तरी प्रश्न में कि कलम लगाना किस प्रकार का जनन है या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, पूछा भी गया है। पौधों में कलम लगाना एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है जो अलैंगिक जनन की विधि है, अर्थात कलम लगाना अलैंगिक जनन है। इस प्रक्रिया में मूल पौधे के किसी भी भाग, अलैंगिक जनन का मतलब मूल पौधे के किसी भी भाग, जड़, तना या पत्ती से नए पौधे उगाए जाते हैं। अगर लैंगिक जनन होता तो उसके बीज से नए पौधे उगाए जाते, लेकिन अलैंगिक जनन है तो इस प्रक्रिया में मूल पौधे की किसी भी भाग, जड़, तना या पत्ती से नए पौधे उगाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? अगर आपको आ रहा है तो उस स्थिति में सीधे आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 विकल्प अ न्यूटन। इतना ही छोटे में आपको आंसर देना है। कौन सा पदार्थ, पांचवा प्रश्न, कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है? तो अगर आपको आ रहा है तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 विकल्प द नमक जो है ऊर्ध्वपातक नहीं है। ऊर्ध्वपातक या ऊर्ध्वपातन वह क्रिया होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले गैस में सीधे बदल जाता है, फिर गैस से पुनः ठोस में बदल जाता है, और यह क्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और वे जो पदार्थ ऐसी क्रिया करते हैं उनको ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो नौसादर, आयोडीन और कपूर के साथ ऐसा होता है कि सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं और फिर गैस से पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन नमक के साथ ऐसा नहीं होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हरे पौधे को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न आएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 6। अब आराम से, हरे पौधे को स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या लगता है भैया, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तीन चीजें लगती हैं। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। और जंतुओं को परपोषी कहा जाता है क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ऊर्जा और पोषक तत्वों के लिए अन्य जीवों, पौधों या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो बड़ा आसान प्रश्न था। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व का नियम न्यूटन की गति का पहला नियम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जड़त्व का नियम न्यूटन की गति का पहला नियम है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। याद कर लीजिएगा बेटा, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यह न्यूटन की गति का पहला नियम भी पूछा जाएगा तब भी आप यही लिखिएगा, जड़त्व का नियम भी पूछा जाएगा तो यही लिखिएगा। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आसवन से आप क्या समझते हैं? आठवां प्रश्न पूछा गया था, आसवन से आप क्या समझते हैं? आसवन वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव मिश्रण को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाता है। अर्थात किसी भी द्रव को जो है गर्म करके वाष्पीकृत किया जाता है और फिर उस वाष्प को ठंडा करके वापस शुद्ध द्रव में संघनित किया जाता है, यह आसवन प्रक्रिया होती है। आसवन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव मिश्रण को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाएगा, वाष्पीकृत होगा तो संघनन होगा और फिर उस वाष्प को ठंडा करके शुद्ध द्रव में संघनित किया जाता है और यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है। अगला प्रश्न है, घर्षण क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घर्षण बल वो प्रतिरोध बल है, अर्थात विरोध करता है जो दो संपर्क में आने वाले सतहों के बीच लगता है। अगर गाड़ी जो है सड़क पे चल रही है तो उस स्थिति में घर्षण बल कार्य करेगा। घर्षण बल वो प्रतिरोध बल है जो दो संपर्क में आने वाली सतहों के बीच लगता है और उनकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यह बल वस्तु की गति के दिशा के विपरीत होता है, किसी वस्तु की गति को धीमा करने या रोकने का काम करता है। तो घर्षण बल कौन सा बल है? प्रतिरोध बल है। कहाँ लगता है? दो संपर्क में आने वाली सतहों के बीच लगता है, अर्थात टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल लगता है। और किसका विरोध करता है? उसकी गति का विरोध करता है। यह बल जो है कैसा होता है? आप कहेंगे वस्तु के गति के विपरीत होता है और किसी वस्तु की गति को धीमा करने या रोकने का काम करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? 10वां प्रश्न है ऊर्ध्वपातन। मैंने पहले भी ये पूछा जा चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना पिघले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना पिघले, ठोस गर्म होता है तो द्रव में पहले पिघलता है फिर गैस अवस्था में, लेकिन कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पे बिना पिघले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, फिर गैस को ठंडा करने पे वो वापस सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। इसे ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं तथा यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और यह क्रिया जो है किसके साथ होती है? कपूर के साथ होती है। अमोनियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र NH4Cl है, और आयोडीन में जो है यह प्रक्रिया होती रहती है। अब अगला प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है,
अनुकूलन, अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव विशेष वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए शारीरिक कार्यात्मक शारीरिक कार्यात्मक शारीरिक कार्यात्मक और व्यवहारिक विशेषताओं को विकसित करता है। शारीरिक कार्यात्मक और व्यवहारिक विशेषताओं को विकसित करता है। यह एक स्थायी परिवर्तन है जो प्राकृतिक चयन के माध्यम से पीढ़ियों से चला आ रहा है। बहुत आसान है अनुकूलन, अर्थात हम वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करते हैं और कोई जीव विशेष वातावरण में कैसे जीवित रहा जाता है और किस तरह से प्रजनन होगा। प्रजनन का मतलब अपनी जैसे संतान उत्पन्न करना, और उसके लिए शारीरिक रूप से फिट रहे, कार्यात्मक रूप से फिट रहे और व्यवहारिक विशेषताओं को विकसित करता है। यदि वह जीवित रहने और अपने जैसे संतानों उत्पत्ति करने में अपनी शारीरिक कार्यात्मक और व्यवहारिक विशेषताओं को विकसित कर लेता है तो वह उस पर्यावरण के अनुकूल हो जाता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है जो प्राकृतिक चयन के माध्यम से पीढ़ियों से चला आ रहा है और हमको प्रकृति के साथ प्रतिक्षण अनुकूलन करना ही पड़ता है। चलते हैं अब आगे। एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, मैं चित्र वैसे बना नहीं पाता हूं, लेकिन जो सबसे आसान चित्र होता है वो हम आपको देते हैं। यहाँ देखिए कच्ची कलिका है, अर्थात जहां से पत्तियां निकलती हैं। ये कच्ची कलिका है, तने में पाई जाती है, तने से हटके थोड़ा सा टहनियों में पाई जाती है जिसको हम कलिका कहते हैं। और जहां से पत्ती निकलती है वह पर्णाधार होता है और ऊपर वाला हिस्सा अनुपर्ण होता है। पर्णाधार के बाद तुरंत पत्ती पड़ फलक की शुरुआत नहीं होती है, थोड़ी सी डंठल जाती है और उसी डंठल को हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। उस डंठल को हम पर्णवृंत कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये डंठल जो है पत्तियां के बाद जो है, जैसे आम की पत्ती में ही देखते हैं, अमरूद के पत्ती में देखते हैं, तो थोड़ा सा एक डंठल होता है वो पर्णवृंत होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो पत्ती का बाहरी हिस्सा होता है वो पर्णकोर कहलाता है और अंतिम हिस्सा जो है पर्णशिखाग्र कहलाता है। और बीच में एक मध्य शिरा होती है जो थोड़ी सी मोटी दिखाई देती है, ये मध्य शिरा कहलाती है। और यह जो है अन्य छोटी छोटी शिराएं होती हैं और ये पर्ण फलक होता है। वैसे पत्ती के तीन ही मेन भाग होते हैं। पहला होता है पर्णाधार जहां से पत्ती निकलती है, फिर उसके बावजूद पत्ती के शुरू में जो डंठल नुमा आकृति होती है उसको पर्णवृंत कहते हैं और पत्ती का पूरा हिस्सा पर्णफलक। अब पर्णफलक में जो है मध्य शिरा, छोटी शिरा है, पूर्ण शिखाग्र और पर्ण जो है कोर होते हैं। अब पत्ती का ऊपर का हिस्सा अनुपर्ण कहलाता है। 2 बार फिगर बना लेंगे, एकदम पेपर में आप बना लेंगे। आगे चलते हैं। ये फिर पूछा कि बल को परिभाषित करते हुए उनके गुणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। कई बार पूछा जा चुका है, हर साल पूछा जा रहा है, तैयार कर लीजिए। बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की गति या आकार को बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है। एकदम याद कर लीजिएगा, बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की गति या आकार को बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है। ये तो अब फिजिक्स की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, किसी वस्तु पे लगाया गया बल यब उस वस्तु के द्रव्यमान यम तथा त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है या उसके अनुक्रमानुपाती होता है और उस स्थिति में यब बराबर एम में। चलिए अभी हम उसको दिखाते हैं। यफ बराबर एम में, इसका मात्रक यम का मात्रक किग्रा होता है और त्वरण का मात्रक मीटर गुणे सेकंड पे -2 होता है। बेटा इतना कम समय है कि आप याद कर लीजिएगा। मात्र 1.5 घंटा का वीडियो आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा देखिए और पूरे में 25 नंबर यहीं से आएंगे। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट की वीडियो दे दी जाएगी। अब 5 दिन ये श्रृंखला जबरदस्त चलती रहेगी। इसे न्यूटन भी कहते हैं। किग्रा गुणे मीटर गुणे सेकंड पे -2 को न्यूटन भी कहते हैं। बलों के प्रकार, बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संपर्क बल
जहां पे दो सतहों का संपर्क हो वहां पे संपर्क बल काम करता है। संपर्क बल में पेशी बल या घर्षण बल सम्मिलित है। घर्षण बल में दो सतहों का मेल होता है। जब हम पेशी बल अपने हाथ से किसी वस्तु को धक्का देते हैं वहां पे भी उस वस्तु और हमारे हाथ के बीच में संपर्क होता है, यह संपर्क बल। और संपर्क बल जहां पे संपर्क न हो फिर भी बल लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। भाई पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती है। चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाता है। चुंबकीय बल जो है चुंबक के कारण लगता है और स्थिर वैद्युत बल जो है धारा के कारण लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। पहले ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस में आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। भाई जैसा ठोस का आयतन है, आकार है, जल्दी बदलेगा नहीं। अब बदलेगा तो टूट जाएगा। और द्रव का आयतन तो निश्चित है, 1 लीटर जल लिए हैं तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जिस बर्तन में आप रखेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा। गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता है। अंतराण्विक स्थान जो है उनके बीच में, अणुओं के बीच में स्थान कम होता है। तीसरा पॉइंट भी बना सकते हैं कि ठोस के अणुओं के बीच स्थान बहुत कम होता है और जब स्थान कम होगा तो अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होगा। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर रहते हैं, जिससे अंतराण्विक आकर्षण बल जो है ठोस की अपेक्षा कम होता है। और गैस में जो है गैस के अणु बहुत दूर दूर तक हो सकते हैं और यहाँ पे अंतराण्विक आकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर। स्वपरागण एक ही, इसमें एक पुष्प के परागकण, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, अर्थात ये पुष्प द्विलिंगी होता है, नर मादा उसी में होता है, जैसे मटर का। इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। परागकण पुंकेसर में पाया जाता है, वर्तिकाग्र जो है स्त्री केसर या जायांग में पाया जाता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं। पर परागण, इसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, इसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं। इसमें केवल एक पौधा सम्मिलित होता है स्वपरागण में। अपर परागण में 2 अलग अलग पौधे सम्मिलित होते हैं। इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना बहुत आवश्यक है और होते ही है तभी जो है, जब दोनों लिंग पाया जाएगा तभी एक ही पुष्प में 2 प्रकार के परागकण भी मिलेंगे और वर्तिकाग्र भी मिलेगा। इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक है और इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। फिर एक बार देख लीजिए, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्थात पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही में होता है। पुंकेसर का महत्वपूर्ण घटक परागकण है और स्त्री केसर का वर्तिकाग्र है। इसका परागकण उसके वर्तिकाग्र पे गिरता है। एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, अर्थात यहाँ पे जो है क्या, इसमें समलिंगी जो है, द्विलिंगी नहीं बल्कि एक लिंगी पुष्प होते हैं और दोनों के अलग अलग लिंग होते हैं। इस नाते एक का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरता है। इसमें केवल एक पौधा सम्मिलित होता है, इसमें 2 अलग अलग पौधे सम्मिलित होते हैं। इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक है, इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। एकदम बेटा याद कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिश्रण को परिभाषित करते हुए इसके गुणों को संक्षेप में प्रकाश डालिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन है जो एक दूसरे से रासायनिक रूप से जुड़े नहीं रहते हैं। अगर रासायनिक रूप से और एक निश्चित अनुपात में जुड़े रहेंगे तो यौगिक कहलाएंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन जो एक दूसरे से रासायनिक रूप से जुड़े नहीं रहते हैं। मिश्रण जैसे रस आप बना रहे हैं चीनी का ना, तो वहां रासायनिक रूप नहीं है बल्कि वे जो है किसी
रूप से जुड़े रहते हैं। मिश्रण में घटकों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। अब ये नहीं कि चीनी और पानी का एक निश्चित अनुपात होगा। मिश्रण में घटकों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। मिश्रण के प्रत्येक घटक अपने मूल रासायनिक और भौतिक गुणों को बनाए रखते हैं। जैसे चीनी और पानी में है तो चीनी का भौतिक गुण रहेगा हमेशा, और पानी का भी भौतिक गुण है वो रहेगा। ये मिश्रण के प्रत्येक घटक अपने मूल रासायनिक और भौतिक गुणों को बनाए रखते हैं। जैसे लोहा और रेत के मिश्रण में लोहा चुंबक से आकर्षित होता है, लोहा चुंबक से आकर्षित होता है, वो मिश्रण है भैया। वायु भी मिश्रण है। मिश्रण का क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होता है। यौगिक का क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब मिश्रण हो जाता है तो मिश्रण का क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के समझ जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घूर्णन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घूर्णन गति, घूर्णन गति वह गति है, लट्टू की गति आप जानते हैं ना, उसी तरह से घूर्णन गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु या अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घूमती है। घूर्णन गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु या अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घूमती है। जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना, पंखों के लिए ब्लेडों का घूमना, लट्टू का अपने धुरी पे घूमना, ये सब जो है घूर्णन गति के उदाहरण है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। घूर्णन गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु या अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घूमती है। भैया वीडियो को रोक के आराम से पहले लिख लीजिएगा और उसके बाद खूब आराम से पेपर 18 तिहाई 54 प्रश्न है और 54 में से सारे प्रश्न फंस जाएंगे। अनुकूलन से क्या आशय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अनुकूलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव विशेष वातावरण में जीवित और प्रजनन करने के लिए अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव विशेष वातावरण में जीवित और प्रजनन करने के लिए अपने आप को शारीरिक, कार्यात्मक और व्यवहारिक रूप से उपयोगी बनाता है। यह अनुकूलन की विशेषता होती है। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव विशेष वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए शारीरिक, कार्यात्मक या व्यवहारिक विशेषताओं को विकसित करता है। प्रजनन करने के लिए या अनुकूलन करने के लिए या जीवित रहने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हो, कार्यात्मक रूप से सक्षम हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो, कार्यात्मक रूप से सक्षम हो और व्यवहारिक विशेषताओं को विकसित करता है। यह एक स्थायी परिवर्तन है। यह हमेशा लोग अनुकूलन करते हैं। प्राकृतिक चयन के आधार पर पीढ़ियों से चला आ रहा है यह अनुकूलन है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक, कार्यात्मक और व्यवहारिक विशेषताओं को विकसित करता है। किस लिए विकसित करता है? जीवित रहने के लिए और अपने जैसा जीव उत्पन्न करने के लिए। यह एक स्थायी परिवर्तन है जो प्राकृतिक चयन के आधार पर पीढ़ियों से चला आ रहा है। उदाहरण, रेगिस्तान में ऊंटों का कुबड़ एक संरचनात्मक अनुकूलन है। अब ऊंटों का कुबड़ क्यों भैया जो है जरूरी है? क्योंकि वसा को वो संग्रहित करते हैं। कुबड़ में वसा संग्रहित होती है। ध्रुवी भालू की मोटी खाल क्यों है भैया? क्योंकि ठंडे वातावरण के लिए शारीरिक अनुकूलन है, उसको ठंडा नहीं लगेगा उसकी मोटी खाल। इस प्रकार से भैया आपका 54 प्रश्न का 3 साल का वीडियो जो है समाप्त हुआ और उसके बावजूद इतने में से सारे प्रश्न आएंगे। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी तो गुरुदक्षिणा स्वरूप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।